हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में। हम आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि सीटेट 2024 एग्जाम जो कि आपका 21 जनवरी को होने वाला है, बहुत कम समय बचा हुआ है। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट या एक तरीके से कहें दोस्तों तो मॉक टेस्ट देने की आपको ज़रूरत है। यही दोस्तों सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी तैयारी करने का, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। तो आज इस क्लास के माध्यम से दोस्तों हम आपको हिंदी का एक मॉक टेस्ट कराने वाले हैं। इस मॉक टेस्ट को आप लोग दीजिए और देखिए कि इन हिंदी के 30 प्रश्नों में आपके कितने सही हो रहे हैं। इन मॉक टेस्ट के माध्यम से दोस्तों ये पता चलेगा कि अभी तक आप लोगों ने कितनी अच्छी तैयारी की है। ये दोस्तों अभी तक हमारे इस चैनल विमलेश कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हम आपको बता दें मॉक टेस्ट कैसे आपको देना है। मॉक टेस्ट देने के लिए आप अपने साथ एक पेन और एक कॉपी ले लीजिए और हमारे साथ इन प्रश्नों को पढ़िए और हमसे पहले आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न हमारे साथ आपने पढ़ा और उसके ऑप्शंस को भी पढ़े और आप अपने मन में उस आंसर को सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा सही होगा और अपने कॉपी पे मान लीजिए पहले वाला आपका सही होगा तो पहले वाले को टिक कर लीजिए, दूसरा मान लीजिए प्रश्न आपका गलत हो गया दूसरे वाले को क्रॉस कर लीजिए। तो ऐसे ही 30 प्रश्नों को आप देख पाएंगे। तो चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा है 31 नंबर का। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। अगर आप एक से अधिक भाषाओं का, एक से अधिक लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं तो पहला वाला ऑप्शन है कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, दूसरा ऑप्शन है शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, तीसरा वाला ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास में सहायक है और चौथा ऑप्शन है किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। देखिए दोस्तों हम आपको बता दें सीटेट में क्या होता है कि नेगेटिव ऑप्शंस पहले आपको हटा देना होता है। तो जो भी आप ही इस ऑप्शन में देखिए कौन से नेगेटिव ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए दिया गया शिक्षकों के लिए गहन समस्या है। समस्या है तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए दिया गया है चौथा वाला ऑप्शन किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। पहला वाला है कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, जटिलताओं को बढ़ाता है, ये भी नहीं होगा। तो अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है तो एक ही बचा आपका संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। ऐसे ही आपको ऑप्शंस को भी सर्च करना है, खोजना है। अगला प्रश्न हमारा है 32 नंबर का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है कि दृष्टि बाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, दृष्टि बाधित बच्चे का मतलब ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते हैं, इनकी बात की गई है। अगर उनको भाषा सिखाना है तो इसके बारे में बात की गई है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। पहला वाला ऑप्शन है उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। क्या आप लोग बताइए ऑप्शन सही है कि उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके? आप खुद ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़ेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा कौन सही है इसमें से। देखिए बी वाला ऑप्शन है उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल निगेटिव ऑप्शन होगा कि नहीं होगा, आप लोग खुद एनालिसिस कर लीजिए। सी वाला ऑप्शन है कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए, कम पाठों वाली। डी वाला ऑप्शन अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि पहला वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, बी वाला भी नहीं होगा, सी वाला भी नहीं होगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन है डी वाला, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वे दृष्टिबाधित बच्चे हैं, उनको हमको भाषा सिखानी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये रहा दोस्तों 33 नंबर का प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। यानी कि प्राथमिक स्तर पर पीआरटी लेवल पे अगर आपको भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। पहला है विदेशी साहित्य की रचनाएं, दूसरा वाला ऑप्शन है ऐसी रचनाएं जो बच्चे के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। सी वाला ऑप्शन है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो और डी वाला ऑप्शन है केवल कहानियां अथवा कविताएं। तो हम आपको बता दें केवल वाला ऑप्शन दोस्तों तो नहीं होगा, ये नेगेटिव में आता है, तो इसको तो पहले ही हटा दे रहे हैं हम। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला है विदेशी साहित्य की रचनाएं, दूसरा ऑप्शन है ऐसी रचनाएं जो बच्चे के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, और सी वाला जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। तो आप लोग देखेंगे कि सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें देखा जाए तो बी वाला है कि ऐसी रचनाएं जो बच्चे के परिवेश यानी इन्वायरमेंट से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। ये बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगली प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। आज की क्लास में दोस्तों बहुत ही अच्छे प्रश्न हमने लिए हैं और ये प्रश्न दोस्तों किसी न किसी सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखिए। क्या ये सही होगा? या संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, या संज्ञा को परिभाषित कीजिए, या संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो सबसे अच्छा आंसर इसमें सबसे बेस्ट है ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखिए। देखिए दोस्तों, बच्चों को उदाहरण के माध्यम से सिखाया जाता है। आप लोग देखे होंगे TLAM का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी सामग्रियां हैं जिनके माध्यम से बच्चे आसानी से चीजों को सीख जाते हैं। तो अक्सर करके जब सीटेट के प्रश्नों को दोस्तों आप सॉल्व करिए तो उन प्रश्नों को भी अच्छे से पढ़ना है और उतने ही अच्छे तरीके से उनके ऑप्शंस को भी पढ़ना है। और जनरली ये माना जाता है अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो जो ऑप्शन बड़ा रहे, यानी कि देखिए चारों ऑप्शन में ए वाला ऑप्शन आपका क्या है, ज्यादा बड़ा है इन तीनों से, तो उसको आप टिक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं आपको करना है, बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर देखा जाए तो 150 क्वेश्चन में 5, 6 या 8, 10 क्वेश्चन बनते हैं ऐसे जिनमें ऑप्शंस बड़े होते हैं, तो उनको टिक आप कर सकते हैं। ठीक है, 5 से 10% चांसेस बस हैं केवल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है कौन सा सही होगा। यहाँ पे 35 नंबर का है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। पहली बात तो प्रश्न को समझना आपको है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास डेवलपमेंट करना है तो सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना, संवाद आदायगी। कौन सा सबसे कम प्रभावी होगा, कम इफेक्टिव होगा? ठीक है, तो देखा जाए तो बी वाला ऑप्शन अपने अनुभवों का वर्णन करना ये भी प्रभावी होगा, बातचीत करना ये भी होगा, संवाद अदायगी करना ये भी होगा। लेकिन ए वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 36 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, पूछा गया है। द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला वाला ऑप्शन है विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। बिल्कुल नहीं, कंठस्थ करना चलेगा ही नहीं दोस्तों। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 36 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ऑप्शन मिल जा रहा है तो। चलिए आगे बढ़ते हम लोग जो है 37 नंबर के प्रश्न पे पूछा गया कि भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर आपको लैंग्वेज सीखना है, लैंग्वेज लर्निंग करना है तो कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा के व्याकरणिक नियम, या पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, या भाषा की पाठ्य पुस्तक, या समृद्ध भाषिक वातावरण। आप ही लोग बताइएगा, अगर आपको भाषा यानी बच्चे को सीखना या हमको सीखना है आपको, तो कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। तो ये दोस्तों देखिए समृद्ध भाषिक वातावरण, ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 38 नंबर का, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे। सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य को, या निबंध लिखने की योग्यता को, या व्याकरणिक नियमों को। जल्दी से आप लोग सर्च कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। हिंदी भाषा का अगर आपको मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे। सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता, व्याकरणिक नियम। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे ज्यादा अगर महत्व की बात किया जाए तो सीखने की क्षमता का आकलन मींस असेसमेंट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 39 नंबर का कि एक बहुभाषिक कक्षा में मल्टी लैंग्वेज क्लासरूम की बात की गई है, आप किसे सबसे कम की बात की गई, सबसे कम महत्व देंगे। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, कक्षा की बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, बच्चों को सिखाना कि 2 भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर देखा जाए तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों को सिखाना कि 2 भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है 40 नंबर का, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर आप भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य, भाषा की विभिन्न छटाएं। तो 40 नंबर का क्वेश्चन है कौन सा सही होगा। पूछा गया सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो अभ्यासों में वैविध्य ये भी जरूरी है, विषय वस्तु में वैविध्य ये भी जरूरी है, भाषा की विभिन्न छटाएं ये भी जरूरी है। यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला, पाठों की संख्या सबसे कम महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 41 नंबर का कि बहुभाषिकता मीन्स मल्टी लैंग्वेज की बात की गई है, जिसको बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो, भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है। निगेटिव ऑप्शन बिल्कुल नहीं चलेगा। भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, निगेटिव ऑप्शन बाधा है, नहीं चलेगा। भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, हो सकता है। अगला वाला ऑप्शन भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा, ये भी नहीं होगा। हमने कहा ना निगेटिव ऑप्शन आप हटाएंगे खुद ही आपको समझ में आने लगेगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 42 नंबर की, भाषा मीन्स लैंग्वेज विद्यालय में ही सीखी जाती है, ही आपका निगेटिव होता है। ठीक है, ये नहीं होगा। एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, भी निगेटिव ऑप्शन नहीं होगा। बचा आपके पास 2, नियमों की जानकारी से ही निखरती है। आप ही लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नियमों की जानकारी से ही निखरती है, ही जो है किसी सेंटेंस पे दबाव या फोकस बनाने के लिए उसमें जोड़ दिया जाता है। ठीक है, निपात जिसे कहा जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, बी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। देखिए दोस्तों, आप कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक आप अपना कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक आप दोस्तों प्रश्नों को हल नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। 43 नंबर का प्रश्न है, यह है बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं, नहीं, निगेटिव नहीं होगा। भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, बिल्कुल गलत, नहीं, निगेटिव है। भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। 43 का कौन सा सही होगा आप लोग बताइएगा। तो भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, अगर रखते हैं तो विद्यालय क्या आने की जरूरत है, तो ये भी नहीं होगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन है ए वाला, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। यानी जो भी उनकी भाषा होती है, जो भी उनके बिहेवियर होता है, उनकी स्किल होती है, उसी के साथ वो विद्यालय में उनकी एंट्री होती है। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये है 44 नंबर का प्रश्न। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। और लास्ट वाला ऑप्शन है सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। तो 44 44 का कौन सा सही होगा आप लोग बताइएगा। देखिए दोस्तों, जो भाषा अर्जन होती है वो सहज और स्वाभाविक होती है, और जबकि भाषा अधिगम जो होता है वो प्रयासपूर्ण होता है। ठीक है, उसको सीखने के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन है सी वाला। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 45 नंबर का प्रश्न है कि मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि शब्दों का प्रयोग करती है। मंदिरा यानी कि आप देखिए, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है। 45 का आप लोग देखते रहिएगा ध्यान से। केवल लिंग का ही, तो केवल वाला ऑप्शन तो पहले ही हटा दीजिए। केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है, ये भी नहीं होगा क्योंकि केवल निगेटिव में आता है, इसको आप ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब हम लोग चलते हैं चौथे वाले ऑप्शन, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती, यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, हिंदी में क्या है कि चाहे जो भी लैंग्वेज आपसे पूछी जाती है, हिंदी, संस्कृत आपका हो गया,
या हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, अंग्रेजी हो गया, उसमें 15 क्वेश्चन जो है आपके 15 क्वेश्चन जो है आपके पेडोलॉजी से होते हैं, बाकी 15 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ में होते हैं। तो ये पैराग्राफ है, यहाँ पे देखिए दिया गया है, निर्देश दिया गया है, कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों जो 16 से लेके 21 तक है में सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो इसको पोयम को पढ़ना है, कविता को, और इस पे आधारित नीचे प्रश्न दिए गए हैं उसको दोस्तों करना है। तो आइए देखते हैं, हम इसको पढ़ते हैं हम लोग जो है। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियां पर्वत हवा पेड़ से आती बहार, बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। कितनी अच्छी लाइन लिखी गई है। वृंद लताएं पौधे डाली, आगे है हमारा, वृंद लताएं पौधे डाली, चारों ओर भरे हरियाली, मन में जगे उमंग, यही है सृष्टि का उपहार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। आगे चलते हैं, आगे भी इसमें है, काफी अच्छी लाइन दी गई है। मुश्किल से मिलता है जीवन, हम सब इसे बनाए चंदन, पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो सब बेकार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। बहुत ही अच्छी लाइन लिखी गई है दोस्तों, इसको पढ़ने का प्रयास करिए और समझने का, तभी आप नीचे जो दिए गए क्वेश्चन है उसको आप कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो कवि है वो हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, ठीक है, जीवन और संसार की बात उन्होंने किया है। तो इसको पढ़ेंगे अच्छे से और इस पे आधारित प्रश्न है। तो हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न हमारा है यहाँ पे 46 नंबर का, हरा भरा जीवन का क्या अर्थ है? पेड़ पौधों से घिरा जीवन, हरे रंगों से भरा जीवन, हरियाली युक्त जीवन, या खुशियों से परिपूर्ण जीवन। ये कॉमन सेंस लगाएंगे दोस्तों तो ऐसे ही आप कर लेंगे। हरा भरा जीवन का अर्थ यही होता है कि खुशियों से परिपूर्ण जीवन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 47 नंबर में, कौन सी चीजें बाहर लेकर आती हैं? नदियों की आवाज, पहाड़ियों की चोटियां, समस्त प्राकृतिक उपादान, पेड़ों की हवा। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बाहर लेकर के आती हैं? तो 47 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, समस्त प्राकृतिक उपादान। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 48 नंबर का, कि कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? वृंद लताएं, हरा भरा, या प्राकृतिक सुंदरता और उसमें उत्पन्न होने वाली खुशी, या पौधे और डालियां। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? खुद ही आप वहां पे पढ़े हैं, कवि जो है तुलना किससे कर रहे हैं? जीवन और संसार की बात उन्होंने किया है। तो 48 का देखा जाए तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी। अगला प्रश्न हमारा है 49 नंबर का, कवि यह संदेश देना चाहता है कि जीवन में सब बेकार है। बिल्कुल ये गलत ऑप्शन होगा। पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। बिल्कुल सही यही है। अगर पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो जीवन ही नहीं रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार। पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि, कवि क्या कहना चाहते हैं? व्यक्ति और संसार, खाली स्थान, दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। पहला वाला ऑप्शन है। दूसरा है, संसार चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। सी वाला ऑप्शन है, व्यक्ति का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र है। और डी वाला ऑप्शन है, संसार का अस्तित्व व्यक्तियों से स्वतंत्र है। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है ए वाला, व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है और इस कविता का अंतिम प्रश्न है। अनुपम से अभिप्राय है सुखद, आनंदमय, मनोहारी, जिसकी उपमा न दी जा सके। अनुपम का मतलब होता है अद्भुत, अनोखा, अद्वितीय। तो 51 का हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, जिसकी उपमा न दी जा सके। ये यहाँ पे हमारा दोस्तों गद्यांश आ गया। यहाँ पे भी गद्यांश दिया गया और गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों जो 22 से लेकर के 30 तक है, यानी कि 8 प्रश्न इसमें है, सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो इसको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, इस गद्यांश को अच्छे से। देखिए पैराग्राफ को दोस्तों जब भी करिए तो पेशेंस रख करके, धैर्य रख करके, घबराना नहीं है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से आप गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना है। अगर एक बार गद्यांश नहीं समझ में आया पैराग्राफ तो 2 बार पढ़िए उसको, लेकिन पढ़िए, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। समझेंगे तभी प्रश्न को कर पाएंगे, क्योंकि इस पे रिलेट करके 7, 8, 10 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। ठीक है, 10 प्रश्न तक पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको। कहें कि समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया। इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों की तुलना की गई।
एक तरह वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं और पर स्कूल नहीं जाते हैं। 3 तरह के बच्चों की तुलना की गई। एक तरह के वे बच्चे हैं जो दुकानदारी करते हैं लेकिन स्कूल ही नहीं जाते हैं। ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं। यानी कुछ ऐसे बच्चों पे तुलना की गई दूसरे टाइप के जो बच्चे हैं। पहले टाइप के वे बच्चे थे जो दुकान ही संभालते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। दूसरे टाइप के बच्चे दुकान भी संभाल रहे हैं और स्कूल भी जा रहे हैं। और तीसरा समूह उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान में कोई भी मदद नहीं करते हैं। तीसरे टाइप के ये बच्चे थे जो केवल स्कूल जाते हैं, उनकी दुकान से कोई मतलब नहीं होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, इसको आगे पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, उनसे गणना के बाद इबारती सवाल पूछे गए। उनसे जो है काउंटिंग के कुछ सवाल पूछे गए। दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार नहीं है मौखिक गणना या मन गणित का प्रयोग बहुत कम किया। यानी कि जो बच्चे दुकानदार नहीं है, वे केवल स्कूल जाते हैं, उन्होंने बहुत ही कम जो है मौखिक गणना या मन गणित का प्रयोग बहुत कम किया जब उनसे प्रश्न पूछा गया। बनिस्पत उनके जो दुकानदार थे स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिनका कारण नहीं समझा जा सकता। इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है। जबकि स्कूलों के बच्चे वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है, वे अपने लिए जरूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं। लेकिन साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएं एक स्तर तक और एक कार्य क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती हैं। इसलिए वे सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान की बनाने व बढ़ाने में मदद करते हैं, वही उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका एक तरीके का गद्यांश था। इसको आपको पढ़ना है, अच्छे तरीके से समझना भी है, तभी आप प्रश्न को कर पाएंगे। तो अब हम लोग सीधे प्रश्न पे चलते हैं। हम लोगों ने पैसेज को, गद्यांश को समझ लिया है, इस पे चलते हैं। 52 नंबर का है, समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ था? समस्याओं पर सामाजिक विज्ञान, गणित, भाषा, दुकानदारी। अभी आप लोगों ने पढ़ा गणित से संबंधित था, काउंटिंग से। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इसके बाद 53 नंबर का प्रश्न है। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। पूछा गया है कि किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज्यादा प्रयोग किया? जो सिर्फ स्कूल जाते हैं, जो बच्चे न तो दुकानदारी नहीं स्कूल जाते हैं, जो स्कूली बच्चे दुकानदारी नहीं करते, जो दुकानदारी करते हैं। पूछा गया है कि किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का प्रयोग ज्यादा किया। 53 का आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा। जो दुकानदारी करते हैं उन्होंने ज्यादा जो है ओरली, ठीक है, गणना किया, काउंटिंग किया मैथ की। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, 54 नंबर का, कि अनुच्छेद के आधार पे कहा जा सकता है कि बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। सिर्फ दुकानदारी बच्चे ही गणित सीख सकते हैं। बच्चों को गणित सीखना चाहिए। बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए। 54 आप लोग पढ़ लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखा जाए तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा, बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 55 नंबर का। दुकानदारी बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलतियां नहीं करते क्योंकि वे कभी भी गलती नहीं करते। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नहीं होगा। गलती का असर उनके कामकाज पर पड़ता है। बिल्कुल यही सही है, गलती का असर उनके कामकाज पर पड़ता है, काम पर पड़ता है, इसलिए वो जो है गलतियां करने से बचते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 56 का, जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर खराब अच्छा होता रहता है, संतोषजनक होता है, खराब होता है या अच्छा होता है। तो 56 का क्या हो जाएगा? जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर खराब अच्छा होता रहता है। यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगली प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 57 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को सीमित कर सकता है, बनाने में मदद भी करता है, और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है, बनाने में मदद करता है, संकुचित कर सकता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को, बी वाला ऑप्शन सबसे अच्छा है, बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये व्याकरण से पूछा गया प्रश्न है, जबकि पैराग्राफ का ही है, गद्यांश का ही है, लेकिन व्याकरण से है। इक प्रत्यय का उदाहरण है कौन सा? सांस्कृतिक, चूंकि, संकुचित, सीमित। बोलने से ही पता चल जा रहा है। इक प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब प्रत्यय उपसर्ग आप लोग पढ़े होंगे। प्रत्यय जो होता है वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बाद में लगते हैं और उपसर्ग पहले लगते हैं। तो सांस्कृतिक में जो है आपका इक प्रत्यय है, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 59 है, मन गणित का अर्थ है कठिन गणित, मनपसंद गणित, मनगढ़ंत गणित, मन ही मन हिसाब लगाना। मन गणित का अर्थ होता है कि मन ही मन हिसाब लगाना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 59 का। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, 60 नंबर का। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। 16 पूछा गया है कि संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। संयुक्त क्रिया मतलब होता है जहां पे कम से कम दो क्रियाएं एक साथ प्रयोग होती हैं। दुकान संभालते हैं, हिसाब लगाते हैं, स्कूल जाते हैं, अध्ययन किया गया। यहीं पे देखिए दो क्रियाएं हैं, इसलिए संयुक्त क्रियाओं में आ जाएंगे। तो अध्ययन किया गया ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।